हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतीक गुप्ता और ई सरल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज ईथर और इपॉक्साइड और बहुत जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं ना एमसीपीबीए, पीबीए के, और ईथर में अगर हम बात करें विलियमसन ईथर सिंथेसिस या बेस कैटालाइज सिंथेसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को बहुत क्विकली हम देखने वाले हैं। यार ई सरल की रिवीजन सीरीज की यही खास बात है, आपको पूरा डेप्थ में भी बताया जाता है, जल्दी भी बताया जाता है और साथ साथ में हम एकदम डेप्थ में जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो हम शुरू करते हैं भाई सबसे पहले ईथर से। ईथर के बारे में थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी, इससे जान पहचान कर लेते हैं। डाई एल्काइल ईथर या फिर एल्कोक्सी एल्केन बोला जाता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। ठीक है, बनाते कैसे हैं? ROH में से H हटा के R लगा देते हैं। एल्कोहल के डेरिवेटिव्स होते हैं ये, तो क्या बन जाता है? ROR। तो जिसमें ROR लिंकेज होता है वो कौन सा कंपाउंड होता है? वो एक ईथर होता है। ठीक है, चलिए। सो HOH में से आप 2H हटा के R लगा दो, मतलब पानी से भी इसको बनाया जा सकता है। 2H हटा के 2R लगा दो तो ROR बन जाएगा, है ना। अब इसका क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के ईथर होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसे होते हैं भाई? जिनके दोनों एल्काइल ग्रुप आजू के और बाजू के, लेफ्ट के और राइट के सेम होते हैं, वो होते हैं सिमेट्रिकल, मतलब ROR। और जिसमें अलग अलग होते हैं, मतलब R-OR, वो होता है अनसिमेट्रिकल। ये सब बताना जरूरी है क्योंकि आपसे बोल दिया जाएगा कि we have taken an symmetrical alkane, symmetrical ether, it goes in following फलाना दिमाग का रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल ऑफ ईथर बेंट होता है, वो तो आप सबको समझ में आता ही है, और बॉन्ड एंगल 110 डिग्री होता है। इसका पानी से बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री से ज्यादा होता है। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग वाला दिमाग अगर हम लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो आइडियल एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइज्ड में आइडियल एंगल यही होता है। क्यों होता है वो आप केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर अब यहां पे क्या है, ये ग्रुप्स बड़े हैं। दो फैक्टर्स है यहाँ पे। एक तो ये लोन पेयर जो है ये इस बॉन्ड को नीचे फेंकेंगे कि बॉन्ड एंगल कम हो जा, और ये जो एल्काइल ग्रुप में रिपल्शन है ये बोलेगा नहीं 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 नहीं, पास नहीं आ सकते, इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे तो बहुत रिपल्शन हो जाएगा, बहुत रिपल्शन हो जाएगा तो हम अनस्टेबल हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। तो जो बॉन्ड एंगल है वो एक्चुअली में ज्यादा हो जाता है, 110 डिग्री हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बल्कि R ग्रुप्स। ठीक है, अब यहां पे डायपोल मोमेंट तो रहेगा क्योंकि कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, 180 डिग्री के तो एंगल है ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, डायपोल मोमेंट को पजेस करते हैं। ठीक है, चलिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बहुत बढ़िया, हमको समझ में आ गया। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो एल्काइल हैलाइड से हम जो इसको प्रिपेयर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे ईथर के चैप्टर की, एंड दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या है भाई? विलियमसन ईथर सिंथेसिस वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है। किसी को भी ईथर का सवाल बनाना होता है, इंक्लूडिंग मी, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का लेता ही हूं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, RX पे NaOR लेते हैं, एल्काइल हैलाइड पे यहां पे माइनस है तो ये जाएगा, बैक साइड अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म से बना देगा ROR प्लस NaX। जैसे अटैक किया तो ये X बाहर चला जाएगा ना, और ROR बन जाएगा, तो बन जाएगा ROR प्लस NaX। चलिए, बहुत बढ़िया, SN2 रिएक्शन यहां पे हो गया है। CH3I प्लस C2H5O माइनस Na प्लस, ये जाएगा पीछे से अटैक करेगा, I बाहर हो जाएगा तो NaI और CH3 CH2O CH3। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल, जो पहले बनाया था वो था सिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल है, इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप अलग अलग है। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा ना तो ये CH3O माइनस इस Cl पे अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप बड़ा है, तो स्टेरिक रिपल्शन होगा। और जब भी क्राउडेडनेस आ जाती है तो आपको पता है कि एलिमिनेशन फेवर हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ SN2, जिन्होंने भी SN2 वर्सेस मतलब सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का रिवीजन नहीं देखा हो, वो जाके प्लीज पहले इसका रिवीजन देख लें, ये आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, फिर वापस इस पे लौट के आ जाना। ठीक है, तो CH3O माइनस जो है वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि CH3 ग्रुप ने बहुत, ये जो इसका CH3 ग्रुप है हमारे सबस्ट्रेट का, उसने बहुत ज्यादा जगह घेर रखी है, बहुत सारे रिपल्शंस वहां पे होने लग जाएंगे। तो क्या होगा कि ये CH3O माइनस इसका एक H खा के आ जाएगा भाई, बेस रिएक्शन कर लेगा। नाउ दिस इज, ये न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस की तरह से बिहेव करेगा और यहां पे एलिमिनेशन फेवर हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। यहां पे ये 3 है, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको देख के मेरे को एक खास बात ध्यान में आई है कि ये जो हमारा कंपाउंड होता है ना इस तरह का, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, ये
ट्रांस एल्कीन से और सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होता है। ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। जब हम इसकी एनर्जी को नोट करते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को नोट करें, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये एक जरूरी चीज है, क्योंकि इसमें आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्टन वो सब पूछा जाता है। वहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको याद होता है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, पर ब्यूटीन के केस में इस तरह से कुछ होता है। चलिए यहां पे अगर हम आते हैं तो अब O- जो है वो रिएक्ट करेगा। यहां पे सबस्ट्रेट बल्कि है, ठीक है। क्या है यहां पे? सबस्ट्रेट बल्कि है कि नहीं है? सोचो भाई, RX सबस्ट्रेट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पे सबस्ट्रेट तो बल्कि नहीं है भैया, 1 डिग्री ही है। तो अब जाके इसका रिएक्शन इधर हो जाएगा और ये बाहर निकाल देगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जब सबस्ट्रेट बल्कि होता है तो एल्कीन बनता है, ठीक है। मतलब ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हुआ ही नहीं। अगर हमारा सबस्ट्रेट ही बल्कि हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बजाय एलिमिनेशन फेवर होता है। और अगर हमारा सबस्ट्रेट बल्कि नहीं है, जैसा कि नीचे वाले केस में दिख रहा है, तो यहां पे एक आपको 3 डिग्री ईथर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3 डिग्री ईथर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस केस को अगर हम देखेंगे तो यहां पे Cl के पास लोन पेयर है, वो इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जब O- अटैक करने आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ी होने के कारण ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और अगर टूटेगा ही नहीं तो फिर ईथर का सिंथेसिस तो कैसे होएगा? तो ऐसे केसेस में जहां पे हमारा हेलोजन अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे है, मतलब उसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, वहां पे बॉन्ड नहीं टूटेगा और विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा। सो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, कोई भी रिएक्शन यहां पे नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। मतलब समझ में आ ही रही है आपको बात? तो फॉलोइंग ईथर्स का प्रिपरेशन क्यों पॉसिबल नहीं है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के कारण? क्योंकि भैया यहां पे सबस्ट्रेट बल्कि है। क्या हो गया? सबस्ट्रेट इज बल्कि, तो ये तो नहीं बन सकता। दूसरा यहां पे रेजो स्टेबलाइज्ड है, रेजो स्टेबलाइज्ड सबस्ट्रेट हो गया। यहां पे इधर रेजो स्टेबलाइज्ड है और इधर ब्रेड्स रूल कभी भी ब्रिज हेड पर पिच्छू से अटैक नहीं होता। SN2 रिएक्शन यहां पे अकर नहीं करता, ठीक है। तो ये ब्रिज हेड वाले कंपाउंड्स को भी ध्यान में रखना है। अब ये देखो काफी अच्छे लेवल के सवाल हैं, काफी शानदार लेवल के सवाल है, तो साथ साथ में सवाल करते जा रहे हैं। अलग से सवाल करके रिवाइज करके करेंगे क्या? थ्योरी में तो पहले रिवीजन हो, फिर सवाल का रिवीजन करेंगे, है ना। ये में दोनों में जगह ब्रेड्स रूल रख रहा है, तो यहां पे भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब हम ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड का, तो भी ईथर बन जाता है। यहां पे इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये जो अपना सिल्वर है ना, इसका प्यार हेलोजन के साथ बहुत ज्यादा है। जो अपना सिल्वर है उसका प्यार हेलोजन के साथ बहुत ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन को फ्री कर देता है। अब ऑक्सीजन सोचता है यार क्या करूं, अकेला तो मर नहीं सकता, मरूंगा तो साथ में लेके मरूंगा। तो वो बोलता है भाई मेरे को तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, देखो है ना, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो 2 R चाहिए। दोनों R को बुला लेता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और दोनों एक R को इधर एक R को उधर, और साथ में चलना फिरना शुरू कर देता है। तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। मेन कारण क्या है? सिल्वर का हेलोजन से प्यार, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम ड्राई Ag2O के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर बनता है, याद रहेगा। चलिए, तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 CH2O CH2 CH3 ये एक सिमेट्रिकल ईथर है, और अपना AgCl तो बन ही जाएगा, ठीक है। एल्कोहल से अगर आपको ईथर बनाना हो तो आप डिहाइड्रेशन करवा लेते हैं, ये हम ऑलरेडी एल्कोहल के रिवीजन में देख चुके हैं। इसके लिए बस यहां पे जो स्पेशल पॉइंट्स है वो मैं बता दूंगा, बाकी जो नॉर्मल पॉइंट्स है वो मैं आपको अभी, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप पिछला लेक्चर देख के आए हैं। तो जब हम इसका एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं 413 केल्विन पर, देखो अगर हमने उसको हीट कर दिया ना, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा दिया, तो एलिमिनेशन हो जाता है। पर हमने अगर तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रखा है, 413 केल्विन कर रखा है, तो ईथर बन जाता है। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो विलियमसन सब्स्टिट्यूशन यहां पे इसको बोला जाता है। और अगर आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा रखा है 443 केल्विन, तो यहां पे आपका एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा,
पानी का मॉलिक्यूल एक ही से, तो दिस इज इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, पिछली बार भी बताया था इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, एंड दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। एक ही मॉलिक्यूल में से पानी चला गया, यहां पे दो मॉलिक्यूल में से पानी गया है, कुछ इस तरीके से पानी जाता है, ठीक है। तो ये वाला पानी जो है ये इधर से निकल जाएगा, तो बचेंगे ROR, यहां पे क्या बन गया, ईथर बन गया, ठीक है। चले आगे चलिए, अगला देखते हैं। तो यार देखो, जब हम CH2N2 मतलब डायअज़ोमीथेन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके काफी सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे जैसे समय आएगा उसको देखेंगे। डायअज़ोमीथेन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ, यहां पे हम यही तो देख रहे हैं कि एल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन कराई जाती है ईथर की। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ROCH3 बन जाता है। ये BF3 क्या है, लुइस एसिड है। क्या है BF3, लुइस एसिड का यहां पे काम करता है। मैकेनिज्म के लिए तो आपको डिटेल में लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। बस यहां से होता क्या है यार, देखो ये जब भी N2 इस तरीके से अटैच होता है ना, तो वो उड़ने का उसका काम होता है। डायअज़ोमीथेन में N2 इनवेरिएबली हर रिएक्शन में उड़ जाएगा, जिसके कारण यहां पे एक कार्बोकैटायन टाइप की स्पीशीज जनरेट होगी, जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ठीक है। और जो कार्बोकैटायन टाइप की स्पीशीज अटैक होगी वो इस पे अटैक करेगी, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो अपने पास कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, OP प्लस, इधर CH2, यहां पे H, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये H टूट के इधर चला जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर से मैकेनिज्म बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ एक फील आपको दे रहा हूं। आया समझ यहां पे काम क्या चल रहा है, ठीक है ना। N2 उड़ने के कारण चीजें ऐसी, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि ये ROCH3 बना देता है, ठीक है। चलें आगे चलिए। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे ईथर की, काफी इंपॉर्टेंट होती है। ईथर पहली बात तो कम पोलर होता है ना, क्योंकि ज्यादा पोलर वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी नहीं होती, सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की तो बहुत भारी होती है, सिंगल बॉन्ड की उतनी नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि यहां पर रिएक्टिविटी कम आ जाती है, तो वो सोडियम पोटेशियम जैसे मेटल्स जो किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर रिएक्टिव हुआ तो ये मेटल रिएक्ट कर लेंगे, वो ईथर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। कोल्ड डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन नहीं हो पाता, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, या LAH हो गया, ये सारे लोग जो है ना वो रिएक्ट नहीं कर पाते किसके साथ, ईथर के साथ, क्योंकि ईथर काफी नॉन रिएक्टिव होता है, इनर पीस होता है इसका, कुंग-फू पांडा में होता है ना जैसे इनर पीस, तो ईथर के पास काफी इनर पीस होता है, आग लगानी पड़ती है उसके साथ, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड फेंकना पड़ता है, तब जाके उसका इनर पीस भंग होता है। तो वही अपन अब देखेंगे कि इसके इनर पीस को कैसे हटाया जाए। कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है ईथर में, ये बेसिक नेचर जरूर शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ऑक्सीजन तो मानेगा नहीं, वो लोन पेयर सामने आते हुए भिक्षुक को, मतलब जो हाथ फैला कर रहा है कि लोन पेयर दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, उसको तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ही सही, ठीक है। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सोनियम आयन बना लेते हैं। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या करता है, आजू बाजू से घेर लेता है और बार बार H+ फेंकता रहता है, ले 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 ले। ईथर का ऑक्सीजन बोल देता है भाई ला यार, रख लूंगा, मैं रख लूंगा, तेरे से नहीं हो पा रहा ना, H+ नहीं रख पा रहा ना तो मैं रखता हूं। तो होता क्या है, देखो इस पर अपन ने कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H+ भेजा, HCl, तो ये बहुत सारे H+ देगा, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारा H+, तो ये H+ जाके इस पे अटैक कर देंगे और कुछ ऐसा ऑक्सोनियम आयन बना लेंगे, और यहां पे ये कंपाउंड क्योंकि आयनिक हो गया है, लैटिस एनर्जी ठीक ठाक होती है, तो अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन भी आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो जब हम कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl के साथ स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, तो ऑक्सोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। सो डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। हम इसका रिएक्शन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी करा लेते हैं, सेम काम होगा, यहां से H+ जाएगा, इसको ऑक्सोनियम आयन बना लेगा, और इधर HSO4- इसका कॉन्जुगेट बेस की तरीके से यहां पे इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, काफी अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसका रिएक्शन HI और HBr के साथ करवाते हैं, विच आर बेटर एसिड्स देन HCl, तो क्या होगा, है ना। तो क्या सिर्फ ऑक्सोनियम आयन बनेगा कि इसके अलावा भी कुछ होगा, वो अब हमको आगे देखना है, देखते हैं चलो। तो देखो चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी तो हम छोटे मोटे लोगों से अटैक करवा रहे थे, अब है ना या तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताकि अटैकिंग जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े,
या फिर थोड़े से और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स लेते हैं। तो चालू करेंगे हम, जब हम डाइल्यूट तो ले रहे हैं H2SO4 को, पर उसको हम हॉट कर रहे हैं, गर्म है, एकदम तिल मिलाता, फड़फड़ाता, रिएक्शन करने के लिए आतुर, गर्मा गर्म H2SO4 हम ईथर पे पटक देंगे, स्वाहा। तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जब हम हॉट डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो H प्लस की मात्रा इतनी होती है और H प्लस इतना पोटेंट होता है कि वो इसको बोलता है अब तू यहां से निकल जा मेरे भाई, अब मैं तेरे को यहां पे नहीं रहने दूंगा। बॉन्ड को तोड़ने जितनी एनर्जी हमने हीट करके दे दी, तो एक तो R प्लस बन जाएगा, एक ROH बन जाएगा, पानी को दया आ जाएगी, वो यहां पे इसको भी ROH बना देगा। तो क्या बन गया हमारे पास, 2 ROH बन गए। ये नीले से आपको यहां पे दिख रहे हैं। बात आई कि नहीं समझ में? केमिस्ट्री रटने वाला है क्या? हाँ सर। अरे नहीं बोलो, नहीं है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया। क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है। अब बोलते बच्चे सर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्यों हो रहा है? बता तो रहा हूं यार, उतनी एनर्जी आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी को पार करने जितनी एनर्जी आ गई। फिजिक्स जैसा ही तो सब कुछ सेम है, वहां पे भी तो इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, वहां पे भी तो ये सारी चीजें पढ़ते हो। सिर्फ आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, किस दृष्टि से देख रहे हो, सिर्फ उसका फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो इसको यार ध्यान से एक बार देखो, समझो, ठीक है? बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, दिमाग लगा के किया जा सकता है। PCl5 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं और हीट करते हैं तो यहां पे भी क्या होगा कि यहां पे भी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अपना काम हो जाता है, इसको बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है? 2 बार रिएक्शन होगी, एक बार तो इसको आके पीछे से हिट करेगा तो RCl बन जाएगा और दोबारा से जो RO वाला कंपाउंड है उस पर भी हिट किया जाएगा और RCl बना दिया जाएगा। तो आपको 2 मोल RCl के मिल जाएंगे, ठीक है? बेसिकली इसको अगर आपको करना है, इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है PCl5 के साथ कैसा होता है। तो यहां से काटो, यहां से काटो, ठीक है? PCl5 को इस तरीके से लिख दो, एक Cl इधर, एक Cl इधर, इस बॉन्ड को भी काटो, इस बॉन्ड को भी काटो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और यहां पे डबल बॉन्ड O जोड़ दो और बाकी 3 Cl तो नीचे हैं ही सही। आया समझ में? तो फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ प्रेम ही इतना है कि वो मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन को नहीं रहने देता। ऑक्सीजन की अफिनिटी जो है वो फास्फोरस की कार्बन से ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन को खींच के लिए आता है और अपने क्लोरीन कार्बन को दे देता है। तो क्या बन जाएगा, RCl और POCl3 यहां पे बन जाएगा, ठीक है? HX के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं तो HCl के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो ऑक्सोनियम आयन बना लेता है, पर जब हम HI और HBr लेते हैं तो हमने ताकत बढ़ा डाली, किसकी? एसिड की। HI इज अ बेटर एसिड देन HBr एंड HBr इज अ बेटर एसिड देन HCl। तो हमने जब ताकत बढ़ा ली तो HI और HBr तो रिएक्शन कर लेते हैं। जब हम कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो HCl के साथ तो हमने देख ही लिया कि वो ऑक्सोनियम आयन बना लेगा, पर HI और HBr के साथ कुछ और हो जाता है, ज्यादा रिएक्टिव है तो वो CO के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। और यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, ठीक है? अगर हमारा सबस्ट्रेट जो है वो इस तरीके का है जहां पे कार्बोकेटायन के बनने पर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनेगा तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होता है। यहां पे आया O+, अब खुद से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटेगा, I- आके पीछे से अटैक करेगा, दिख रहा है आपको? पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, इसको CCOH को बाहर फेंक देगा और इधर बना लेगा CH3I। तो क्या बन गया, CH3I एंड इथेनॉल, ठीक है? क्या बन गया, CH3I और इथेनॉल यहां पे बन गया। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री जब भी होगा, ठीक है, हमारे ईथर के अंदर जो एल्काइल ग्रुप्स हैं अगर वो 1 डिग्री या 2 डिग्री होंगे तो SN2 मैकेनिज्म होगा। अब ये सवाल जो है ना, ये नीट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। यहां पे आपको ये चीज को अकल होनी चाहिए, ठीक है? ये तो पता है कि यार HI बहुत तगड़ी चीज है, बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत धमाकेदार रिएक्शन करेगा, बहुत रिएक्टिव है। अब सबस्ट्रेट में जब इतनी वो ही नहीं है, इतनी पावर ही नहीं है या उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि कार्बोकेटायन बना ले, तो SN1 तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, SN2 होगा। पर अब अगर मान लो मैं सबस्ट्रेट अपना कुछ ऐसा ले लेता हूं कि यहां पे अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो 3 डिग्री काफी स्टेबल होता है, तो अब की बार SN1 की सरकार, क्या बोल रहा हूं, अब की बार SN1 की सरकार, और वो भी यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा तो CH3CH2OH एंड यहां पे जाके फिर I- अटैक करके और वो बना लेगा, ठीक है? तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, Me3CI प्लस इथेनॉल, ठीक है भैया? CH3CH2OH इथेनॉल होता है और इसको मैंने कंडेंस करके Me3CI लिखा है। कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज, ऐसा मत सोचना यहां पे तो ये था इथेनॉल और Me3CI कहां से आ गए, है ना? ध्यान रखना इसका। चलिए
ऑक्सोनियम आयन ज्यादा स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन देता है 3 डिग्री एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो फिर SN1 मैकेनिज्म होता है। क्या होता है फिर? SN1 मैकेनिज्म फिर हो जाता है, ये हमने देख लिया। और अगर नहीं तो फिर SN2 मैकेनिज्म होता है। या तो आप ये सारी चीजें ले आओ, जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN1 हो जाएगा, या फिर मत लाओ तो SN2 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, SN1 रिएक्शन हो जाता है। तो हमको काफी अच्छी बात समझ में आई। अगर हम एक्सेस ऑफ HI ले लें तो देखो आपके पास ये कंपाउंड बना था ना ROH, एक्सेस ऑफ HI लेने पर यहां पे ये ROH भी RI में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फिर से यहां पे H लगेगा, अपनी पावर को दिखाएगा, प्लस आएगा, ये छोड़ के जाएगा और RI बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा। जैसे हम इसमें लें और अगर हमने HI को एक्सेस में लिया है, ठीक है, तो एक HI तो ये वाला कन्वर्जन करा देगा भाई, यहां पे प्लस चार्ज बनेगा, PHCH2I और CH3CH2OH, फिर से HI आएगा, इस पे रिएक्शन करके और इसको भी CH3CH2I में कन्वर्ट करा देगा। तो एल्काइल हैलाइड के आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अगर मोल की टर्म्स में बात हो रही है तो 2 मोल मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं भाई। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कराया था और अगर लिमिटेड अमाउंट लिया था तो क्या बना था? एल्काइल हैलाइड बन गया था और एक एल्कोहल बन गया था। अगर एक्सेस में लिया था तो दोनों एल्काइल हैलाइड बन गए थे। ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप जो एथर के होते हैं उसके साथ एक हेलोजन जुड़ गया था। अब अगर हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI लेते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है? दोनों बार एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, बात है समझ में? क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड में HI की मात्रा है। तो एक यही बहुत बात हो गई कि हमने भाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ HI के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, तो दोनों जगह इस बार क्या जुड़ जाएगा? हेलोजन जुड़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब पर वॉल्यूम नंबर ऑफ आपके अटैकिंग रीजेंट जो है, इस केस में जो HI जो है उसको बढ़ा देना। ठीक है, तो वो जो कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड में एक्सेस में रिएजेंट लेने पे हुआ था, यहां पे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में भी वही होगा। ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HBr ले रहे हो तो क्या बन जाएगा? C2H5Br के 2 मोल बन जाएंगे। ठीक है, 2C2H5Br यहां पे बन जाएगा। चलिए, है ना, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, भाई आपको तो पता ही है कि जो OR ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वो +M ग्रुप, मतलब वो +M इफेक्ट शो करता है। तो एल्कोक्सी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कैसे करता है? वो चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देता है। अंदर क्या कर देता है? चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देता है। चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देता है और अगर आजू बाजू कहीं पे गलती से इलेक्ट्रोफाइल घूम रहा है, डोल रहा है, भाग रहा है, तो उसको दिखेगा अरे वहां पे यार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मेरे लिए काम की जगह है, मैं वहीं पे जाऊंगा। तो ईथर वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आ जाता है। किस तरीके से करता है भैया? इस तरीके से करता है। ये इधर जाता है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ज्यादा रेजोनेंस होता है तो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कहां पे नेगेटिव चार्ज आया? ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे नहीं आता, इसका ध्यान रखना। तो ऑर्थो और पैरा पे आता है। और अब अगर हम एक रिएक्शन भी करा के देख लें, हेलोजनेशन अगर हम इसका करा के देख लें तो ये सब ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। क्या होता है? मेन तो हमको ये देखना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। मेजर प्रोडक्ट पैरा बनता है। रिएक्शन देख लेते हैं तो यहां पे होगा क्या? ये एनिजोल कहलाता है। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद कर लेना। डायरेक्टली दे दिया जाएगा एनिजोल, फिर आप लोग को लगेगा कि हमने कॉमन नेम याद नहीं करे, काश कर लेते। एग्जाम में ये काश की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी के अभी याद कर लेना। एक कॉमन नेम की अलग से कॉपी बनाओ। 2 पेज बहुत है, 2 पेज पे जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा उन कॉमन नेम को लिखते जाओ और सुबह शाम लंच और डिनर के टाइम पे उसको निहार लो। 10 दिन के अंदर अंदर सारे याद हो जाएंगे, याद करे बिना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो होगा क्या? Br यहां पे जुड़ सकता है और Br यहां पे जुड़ सकता है। यार ये तो आपको रिएक्शन पता है। ठीक है, ये बहुत हमने करा हुआ ये वाला रिएक्शन। ठीक है, Br2 को हम इथेनोइक एसिड में लेंगे तो रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, ये Br+ बना लेगा, वो उसका अटैक इधर हो जाएगा तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये अपना पैरा वाला और ये ऑर्थो वाला। बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, यहां पे रिपल्शन होने लग जाएगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग के कारण ऑर्थो मेजर नहीं बनेगा, पैरा मेजर बनेगा और ये करीब करीब भी 90% इसकी यील्ड आती है। ये इतना मेजर होता है, एक्चुअली में मेजर होता है। ठीक है, सो पैरा ब्रोमो एनिजोल मेजर एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल माइनर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किससे आप ईथर नहीं बना सकते। यहां पे ये रेजोनेंस में जा रहा है तो यहां पे ईथर नहीं बनेगा, बॉन्ड स्ट्रांग है यहां पे। अब देखो बात समझना यहां पे कि कहां पे ईथर बनेगा।
ये वाला जो ग्रुप है ये इस पे अटैक करके ईथर बना लेगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहां पे ईथर बन सकता है, इधर ईथर नहीं बन सकता। इधर O- को जाके इस वाले कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन को बाहर निकालना पड़ेगा। ब्रोमीन क्योंकि डबली बॉन्डेड कैरेक्टर के साथ है तो बाहर नहीं जाएगा। यहां पे ये ऑक्सीजन इधर अटैक करेगा, CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड है तो अटैक आराम से हो जाएगा और विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बातें हमारी समाप्त हुई ईथर के बारे में। अब कुछ बातें कर लेते हैं इपॉक्साइड्स के बारे में। अपने इपॉक्सी, चिपॉक्सी से याद कर लेते हो, चेपू कंपाउंड्स। इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स बाय रिएक्शन विद परऑक्सी एसिड्स। ज्यादातर इपॉक्सी कंपाउंड्स को एल्कीन्स से बनाया जाता है। इपॉक्सी होते क्या है? इपॉक्सी कुछ ऐसे दिखते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग बनी हुई होती है ऑक्सीजन के साथ। इन कंपाउंड्स को इपॉक्सी कंपाउंड बोला जाता है। कुछ फेमस रिएजेंट्स हैं, सबसे फेमस है MCPBA। क्या होता है MCPBA वो भी बताता हूं। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, क्या है ये? परऑक्सी। सर परऑक्सी क्यों? क्योंकि यहां पे ये परऑक्सी लिंकेज है, ऐसा लिंकेज है यहां पे। ठीक है, परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पे जैसा आपको ब्लू में लोन पेयर दिख रहे हैं 2 ऑक्सीजन के पास, तो यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं। ये बॉन्ड वीक होता है, ब्रेक होने के लिए आतुर रहता है। जैसे ही मौका मिलता है यहां से कट लेता है और जिंदगी को आसान बना देता है। तो एक ऑक्सीजन जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ के यहां पे जुड़ जाएगा और हमारे पास कंपाउंड बन जाएंगे कुछ ऐसे। ये अपना परऑक्सी कंपाउंड हो गया, इपॉक्साइड हो गया ये। ठीक है, ये परऑक्सी नहीं है, ये तो इपॉक्साइड कहलाता है। परऑक्सी से इपॉक्साइड बना दिया हमने एल्कीन को और आपको मिल गया एसिड। तो इपॉक्साइड प्लस एसिड मिलता है जब हम परऑक्सी एसिड्स के साथ एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या है? पर बेंजोइक एसिड, PBA। पर बेंजोइक एसिड का पर का P, बेंजोइक का B और एसिड का A। अब अगर इस पे मान लो मैं मेटा पे क्लोरीन लगा दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा MCPBA। जनरली आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, ये आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, M छोटा, C बड़ा, P बड़ा, B बड़ा और A बड़ा, MCPBA। पर बेंजोइक एसिड तो ये, अभी इस Cl को भूल जाओ, इस Cl को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो तो पर बेंजोइक एसिड है। मेटा पे क्लोरो लगा दिया तो क्या हो गया? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। क्या हो गया? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम इसका एग्जांपल अगर करेंगे तो बहुत सिंपल है। इस पे हमने रिएक्शन करवाया, इसके साथ यहां पे परऑक्सी लिंकेज है तो ये तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और 3 मेंबर्ड रिंग के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना है। इतना सिंपल यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे अगर करेंगे तो ये ऑक्सीजन हट जाएगा और यहां पे ऑक्सीजन लग जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। चलिए बहुत सिंपल है, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होते हैं इपॉक्सी। बहुत 2-3 रिएक्शन, ये MCPBA वाला रिएक्शन ही यहां पे इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जगह अगर आप MCPBA लेते तो भी हमारा काम आराम से हो जाता। चलिए बहुत सही। इपॉक्सीडेशन स्टीरियोस्पेसिफिक सिन एडिशन होता है। ठीक है, क्या होता है यहां पे? सिन एडिशन होता है। ठीक है ना, ये 1,2 डाइफिनाइल इथीन है, E12 डाइफिनाइल इथीन। E एंड Z नोमेनक्लेचर आपको आता ही होगा। जब हम इस पे रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे सिन एडिशन हो जाएगा। तो हम ट्रांस पे सिन एडिशन करा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन यहां पे नहीं होता है, सिन एडिशन होता है। चलिए बढ़िया। क्या बन गया? ट्रांस 2,3 डाइफिनाइल ऑक्सीरेन। क्या बन गया? ट्रांस 2,3 डाइफिनाइल ऑक्सीरेन। दूसरा होता है बेस प्रोमोटेड रिंग क्लोजर ऑफ विसिनल हेलोहाइड्रेन। भाई हमने एक तो परऑक्सी से बना लिया, दूसरा जो हम बना सकते हैं वो हम बेस के थ्रू प्रमोट करके रिंग क्लोज करवा सकते हैं विसिनल हेलोहाइड्रेन्स का। विसिनल हेलोहाइड्रेन मतलब विसिनल पोजीशन, ये दोनों पोजीशन होती है जिसको मैं देखो ये येलो से मार्क कर रहा हूं ना स्टार से, ये पोजीशन विसिनल पोजीशन होती है। आजू बाजू के कार्बन की पोजीशन को विसिनल बोलते हैं। सेम कार्बन पे 2 ग्रुप हो तो उसको जेम बोलते हैं। तो विसिनल हेलोहाइड्रेन्स का हम क्या कराते हैं? विसिनल हेलोहाइड्रेन्स का मतलब है कि हेलो मतलब यहां पे हेलोजन और हाइड्रेन मतलब यहां पे OH। ठीक है, तो आप इस कार्बन पे जो है आप क्या करोगे अब वो देखते हैं। इससे हम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। हमारे पास R2C डबल बॉन्ड R2 है, X2O H2O का आपने देख रखा है। यहां पे हमने हाइड्रोकार्बन में जब एल्कीन का रिवीजन करे थे वहां देखा था X2H2O मतलब HOX। एक जगह पे X जुड़ जाएगा, एक जगह पे OH जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब जब हम इस पे बेस का रिएक्शन करवाएंगे OH माइनस का, तो वो इसके H को खा जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। वो बोलेगा यार
में न्यूट्रल था, ये कहां से नेगेटिव चार्ज आ गया? तो वो इस कार्बन से बोलेगा देख भाई तेरे पे आफत आने वाली है, मैं तो तेरे पे अटैक करूंगा। अब कार्बन चिल्लाने लग जाएगा, नहीं 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 भाई तेरा नेगेटिव मैं कैसे ले सकता हूं, तू ऑक्सीजन है, अपनी शक्ति को पहचान। वो बोलेगा नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग, IDC, आई डोंट केयर, तू अपना देख ले। तो ये कार्बन इस हेलोजन को बड़े दुख के साथ बोलेगा कि यार हेलोजन अपना साथ भाई यहीं तक था, मेरे पे तो विपदा आन पड़ी है, तो अब तेरे को हमारे परिवार से बाहर निकालना पड़ेगा। इसको बाहर निकाल दिया जाएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? अपना इपॉक्सी बन जाएगा। ठीक है, आया समझ? दो तरीके देखे हमने, एक तो आप परऑक्सी कंपाउंड से करवा लो या फिर आप बेस प्रमोटेड रिंग क्लोजर करवा लो विसिनल हेलोहाइड्रिन्स का, तो ये अपना इपॉक्साइड बन गया। चलिए न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो जैसे हमने पहले रिंग क्लोजर कराया था, आप इस पे दोबारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, वो इधर से अटैक करके और इस बॉन्ड को तोड़ के इसको फ्री कर देगा। फिर उसके बाद इसका पानी के साथ रिएक्शन करवा लो तो पानी से जाके ये जो O- बनेगा वो H ले आएगा और बना लेगा वापस से ये। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे Br- ले लेता हूं तो वापस से हेलोहाइड्रिन बन जाएगा। तो आप हेलोहाइड्रिन से इपॉक्सी बना सकते हो, इपॉक्सी से हेलोहाइड्रिन बना सकते हो। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा लो। आप देखो सब वही चल रहा है बेसिकली, ये हम रिंग ओपनिंग की बात कर रहे हैं। जाएगा अटैक करेगा डाइथाइल ईथर में, ये बना लेगा और यहां पे पानी भी होना चाहिए है, उसी से तो O-H लेके आएगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बनाने का एक अच्छा तरीका है। आप KSCH2CH3 के साथ रिएक्शन करवा लो, मतलब S पे माइनस है, अटैक होगा तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आया? सब बहुत सिमिलर रिएक्शंस हैं, बस हम रिएजेंट्स अलग अलग करते जा रहे हैं। इथेनॉल और पानी के मिक्सचर के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होता है। चलिए बहुत बढ़िया, 2-ब्यूटाइल थायो इथेनॉल बन जाएगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन इपॉक्साइड्स का SN2 का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। हमें पता लगाना है कि यार SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, तो हम इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग रिएक्शन करवा लेते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है SN2 के मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, NaOCH3 तो O पे माइनस है, वो इधर जाके कहां पे अटैक करेगा? जहां पे लेस क्राउडिंग होगी। भैया कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि आप कुछ पता लगा सकते हो। तो SN2 का सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि यार लेस क्राउडेड पे अटैक होता है। अगर लेस क्राउडेड पे अटैक हुआ, मेरे को एक बार बताओ, तो मेरा OCH3 कहां पे जुड़ेगा? जहां पे क्राउडिंग लेस है। OCH3 क्राउडिंग लेस है, वहां पे जुड़ा क्या? जुड़ा, तो पता लग गया ना SN2 रिएक्शन हुआ है। बस यही पता लगाना होता है, ऐसे ही SN2 रिएक्शन का पता लगाया जाता है। ठीक है, इस पे आप HBr का रिएक्शन करवाओगे तो वापस से जब हम 10 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाते हैं, H+ जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो ये अपने रिश्ते नाते को तोड़ देगा, तो Br- जाके इधर अटैक करके Br को जोड़ लेगा। आपको फील आ रही है ना कितने आसानी से हम ये सारी चीजें कर लेते हैं। H3O+ सेम काम है, H+ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ये रिश्ते नाते तोड़ेगा, H2O को दया आ जाएगी और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे विसिनल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, डाई अल्कोहल, विसिनल डाई अल्कोहल हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा, है ना। H+ जाएगा, इसको करेगा, यहाँ पे Br जो है अपना कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यार ये हमने बात करी इपॉक्सी की और एल्कोहल्स की, एल्कोहल की नहीं, ईथर की। एल्कोहल तो हम पहले कर चुके हैं। तो हम बहुत मेहनत करके मैं ये YouTube के रिवीजन वीडियोस बना रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा बहुत उत्साह बढ़ता है, अपने दोस्तों में शेयर करना यार। एक्चुअली में रेलेवेंट कंटेंट एग्जाम के हिसाब से बिना कोई ज्यादा मौज मस्ती किए हुए लिमिटेड टाइम में, मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको रिवीजन हो रहा है। ई सरल की टीम की, मेरी खुद की पर्सनली बहुत मेहनत जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स मिलने चाहिए, तभी जाके यार ये रिवीजन सीरीज को आगे बनाने का मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ई सरल की ऐप को इंस्टॉल करें। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ाई करो, प्रचंड करो, रुकना नहीं है, यही मौका है, फोड़ना है। ऑल द बेस्ट।